नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर सवाल उठे कि 20 साल का झारखंड विकास के रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाया है, तो सियासत से जुड़े लोगों के पास कई दावे होंगे, लेकिन इन दावों में कितना दम है, उसकी सच्ची और पक्की तस्वीर पश्चिम सिंहभूम से आई है। सरकारी दावे, दुरुस्त व्यवस्था के नाम पर शर्मनाक है ये तस्वीर। माना कि सुदूर है मंझारी प्रखंड का यह पिलसिंगी इलाका, लेकिन क्या 20 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सरकार की कोई योजना यहाँ तक पहुंची ही नहीं? ऐसा नहीं है कि बीमार और बदहाल व्यवस्था की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई हो। ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत पहली बार सुनने को मिली हो। लेकिन अब बस पहल करनी होगी व्यवस्था चलाने वाले जिम्मेदारों को, सियासतदानों को, क्योंकि झारखंड की जड़ें ही यहाँ के लोग हैं, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो मजबूत दावों का भी दम निकाल सकते हैं। अपनी बेटी के लिए रो रही इस बेबस मां की करुण पुकार सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। कल तक खुशहाल दिख रहे परिवार पर दुख और गमों का पहाड़ जो टूट पड़ा है। दरअसल इस परिवार की लाडली शिल्पी सोनम की हरियाणा में संदिग्ध मौत हो चुकी है। शिल्पी का अस्थि कलश रांची पहुंचने पर परिवार में मातमी सन्नाटा छा गया। शिल्पी रांची के अपर बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सीनियर मैनेजर थी। साल 2014 में शिल्पी की शादी राकेश कुमार से हुई थी, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि राकेश को नशे की लत थी, दूसरी महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे, वो आए दिन शिल्पी को प्रताड़ित भी करता था। ऐसे में हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। सवाल कई हैं और हर एंगल से पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। धान की फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन शेखपुरा में किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। खाद नहीं मिलने से उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में यूरिया मिलने की सूचना पर दर्जनों गांव के किसान सुबह से वहां पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं लोगों ने खुद लाइन में लगने की बजाय अपने चप्पलों को लाइन में लगा दिया और कई घंटे इंतजार के बाद नंबर आने पर खाद लेकर घर लौटे। इस दौरान लोग आक्रोशित नजर आए और बारिश और बाढ़ के बाद किसानों को यूरिया के लिए दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यूरिया नहीं मिलने से फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। खाद मिलने की सूचना जहां से आ रही है, किसान वहीं पहुंच जा रहे हैं। खाद वितरण के दौरान लोगों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर सुबह से भूखे प्यासे किसानों ने धूप और भीड़ से बचने के लिए नया रास्ता निकाला और लाइन में खड़े न होकर चप्पलों को ही लाइन में लगा दिया। पटना के नौबतपुर के मुखिया पति का फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुखिया पति हाथों में बंदूक लेकर लहराते हुए हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फायरिंग करने वालों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जो भी डांस कराया गया या फायरिंग की गई, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। पंचायत के लिए आचार संहिता लगा हुआ है। हम लोगों ने इस पे केस किया है नौबतपुर में, और कल ही रात से हम लोग रेड्स कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम लोग जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक है, लेकिन बावजूद वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वैशाली का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मेहनार बाजार के थाना मोड़ का बताया जा रहा है। दरअसल सड़क किनारे किसी बात को लेकर सिपाही और कुछ युवकों में बहस हो रही थी, लेकिन तभी एक युवक सिपाही को थप्पड़ मारकर फरार हो रहा है। बताया जाता है कि दो युवकों के बीच सड़क पर कुल्ला फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच ये सिपाही वहां पहुंच गया और विवाद सुलझाने की कोशिश करने लगा। लाल टी शर्ट पहने युवक को सिपाही ने दूसरे युवक का पैर छूकर माफी मांगने को कहा।
लाल टी शर्ट वाले युवक ने दूसरे युवक से पैर छूकर माफी तो मांग ली, लेकिन इससे खफा उस युवक ने सिपाही को भी थप्पड़ जड़ दिया और फरार हो गया। थप्पड़ से खफा सिपाही ने भी दूसरे युवक की पिटाई की। वायरल हो रहा ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है और न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेतिया में वायरल बुखार तेजी से बढ़ रहा है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में बीमार बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल में फैली अव्यवस्था बच्चों पर भारी पड़ती दिख रही है। अस्पताल में बेड, डॉक्टर, दवा और दूसरे जरूरी सामानों की कमी है, लिहाजा मरीजों को बाहर सामान खरीदने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का हाल डराने वाला है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में वायरल बुखार का कहर टूटा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बावजूद भी व्यवस्था लचर है। अस्पतालों में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं मौसमी बुखार जो पहले 2 से 3 दिनों में उतर जाता था, वो अब 5 से 6 दिनों में उतर रहा है। पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवाई बहुत से बच्चों पर काम ही नहीं कर रही। सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही जारी है। पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। इस अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में कुव्यवस्था का कैसा आलम है। वीडियो में अस्पताल की गार्ड महिला का प्रसव करा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला गार्ड किस कदर प्रसव पीड़िता के ऊपर चढ़कर पेट दबा रही है और प्रसव कराने की कोशिश कर रही है। अस्पताल उपाध्यक्ष से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो की जानकारी उनके पास नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। हालांकि अस्पताल के मरीजों की माने तो ये कोई एक दिन की बात नहीं। अक्सर अस्पताल में चिकित्सक नहीं होते हैं और उनका काम महिला गार्ड ही करती है। बंगाल पुलिस ने सुपौल से 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों 2018 से ठगी के एक मामले में फरार चल रहे थे। दरअसल ठगों ने मुर्शिदाबाद के फरक्का थाना निवासी गोविंदा प्रमाणिक से 37 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। ठगी के शिकार गोविंदा प्रमाणिक के बेटे का दोनों किडनी फेल हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें बेटे की किडनी जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करने को कहा, लेकिन पैसे के अभाव में वो किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे थे। ठगों ने बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट कराने का झांसा देकर अलग अलग खातों में पैसा मंगाते रहे। बेटे के इलाज की उम्मीद में लाचार पिता ने सब कुछ बेचकर लगभग 55 खातों में कुल 37 लाख रुपए दे दिए। अब इसी बीच बेटे का इलाज भी बंद हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने फरक्का थाना में मामला दर्ज करवाया। फरक्का थाना का एक केस है, 2018 साल का केस। तो केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, 2 आदमी के अरेस्ट किया। फिलहाल दोनों शातिर ठगों को सुपौल सदर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। रांची के पिठौरिया के पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि घरों से बाहर कदम बढ़ाते ही उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दरअसल ग्रामीणों के बीच ये दहशत किसी अपराधियों की वजह से नहीं, बल्कि लंगूरों के आतंक से ये खौफ का मंजर कायम हुआ है। पहाड़ों पर रहने वाले लंगूरों ने कांके प्रखंड के पिठौरिया के इन पहाड़ों के चारों तरफ बसे गांव में अपना आतंक फैला रखा है। अब तक 15 से ज्यादा ग्रामीणों पर लंगूरों ने बेरहमी से हमला कर उन्हें जख्मी किया है। तो आए के एकदम हवकिए दे सके का करब। गणेश देवता भी आवे ना, रात का आवे ना, दिन का आवे ना, तो खुद के चढ़ीला पहाड़। जहां की 5000 से ज्यादा की आबादी का गुस्सा और नाराजगी वन विभाग पर निकल रही है, क्योंकि यहां लंगूरों को फंसाने के लिए पिंजरा तो लगाया जाता है, लेकिन पिंजरे में लंगूर के फंसाने का कोई इंतजाम नहीं है। आजकल हर लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जिससे वो सुर्खियों में बने रहें।
खासकर सोशल मीडिया की वजह से ऐसे लोगों को सुर्खियां मिलती भी हैं। बिहार में पंचायत चुनाव है, ऐसे में दूसरों से अलग हटकर दिखने की जतन प्रत्याशी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। हर प्रत्याशी नामांकन से ही कुछ अलग तरह से अपनी पहचान बनाने में जुटा है। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के रामपुर में मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम उर्फ गुड्डू भैंस पर सवार होकर नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। मुखिया प्रत्याशी के इस अनोखे रूप को देखने के लिए वहां लोगों का तांता लग गया। मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम ने खुद को गरीब किसान बताया और कहा वो दूसरे प्रत्याशियों की तरह गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए और मजबूरी में भैंस पर सवार होकर नामांकन कराने पहुंचे। आजाद आलम का ये प्रयास कितना रंग लाता है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब जरूर हुए। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मुंगेर जिले में कई चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण में मुंगेर के तारापुर की 10 पंचायतों में मतदान होना है। आज हम आपको पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की पंचायत मानिकपुर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस पंचायत में कुल 7 गांव हैं, जिसमें 10,000 मतदाता हैं। यहां से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी 5 बार विधायक रहे, जबकि उनकी पत्नी पार्वती देवी भी एक बार तारापुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का भी इस पंचायत से संबंध रह चुका है। ऐसे में जैसा इस पंचायत का विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। टूटी सड़कें और नालियां, हर तरफ फैली गंदगी, विकास क्या हुआ है इसकी कहानी बता रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान मुखिया कमीशन खोरी में मस्त हैं। ग्रामीण वर्तमान मुखिया के काम से संतुष्ट नहीं है। गोपालगंज में हर साल लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। बाढ़ की त्रासदी के शिकार हुए 180 परिवार पिछले कई वर्षों से सारण बांध पर शरण लिए हुए हैं। सरकार की योजना के तहत इन बाढ़ विस्थापितों को जमीन का पट्टा भी दिया गया, लेकिन अब तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। सदर प्रखंड के बाबू बिशुनपुर पूर्वी गांव के समीप सारण बांध पर ऐसे ही 180 परिवार के लोग झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं। फूस की झोपड़ी में रह रहे महादलित परिवार के कई लोग सदर प्रखंड के धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं। आज से 12 साल पहले उनके गांव में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया था। वे अपने गांव से विस्थापित होकर इसी सारण बांध पर शरण लिए हुए हैं। बरस हो गई ले जा हमने के दिक्कत यह बा, बरखा बरसता था, झोपड़ी में पानी चुआ लगा था, कोनो सहारा केहू आदमी नहीं होत। पीड़ितों की माने तो करीब 500 लोग ऐसे ही खनाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। पट्टा दिए हुए 3 साल बीत गया है, लेकिन उन्हें आज तक ना वो जमीन मिली और ना ही कोई घर। सात नदियों से घिरे खगड़िया में एक ओर जहां कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं दूसरी ओर गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद लोग कुछ राहत का सांस ले रहे हैं। लेकिन उन इलाकों के बारे में सोचिए जहां साल में 8 से 9 महीने तक नाव और फिर बाकी बचे महीने चचरी पुल के सहारे आवागमन करना हो। मानसी प्रखंड के मथार, एकनिया, टीकारामपुर सहित कई ऐसे गांव जिनका आवागमन का एकमात्र साधन नाव है और लोग जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन करने को मजबूर हैं। यहाँ से उस पार लोग जाते हैं टीकारामपुर जाते हैं तो उसको जाने के लिए दिक्कत हो जाता है, नाव चलता है, फिर भी बाढ़ में पानी यहाँ आ जाता है, सारे डूब जाता है। सरकार ने एक पुल बनाने का निर्देश भी दिया, लेकिन पुल का निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे। ये सड़क है रामगढ़ के नवखेती की, जो कि भुरकुंडा के मतकम्मा चौक से लगभग 1 दर्जन गांव को जोड़ती है। लेकिन ये सड़क डेंजर जोन के रूप में मुंह बाए खड़ी है। सड़कों के गड्ढे में बरसात का पानी जम गया है। हालात ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। परेशानी बहुत दिन से और कम 7-8 साल से जो है इस जर्जर। सरकार विकास करने के दावे कर रही है, लेकिन सड़कों की हालत इस प्रकार की है कि विकास का कोई भी पैसा सड़कों पर खर्च किया गया नजर नहीं आता। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि लोग अक्सर हादसों का शिकार होते हैं। लोगों की मांग है कि गड्ढों को तुरंत भरे जाने चाहिए ताकि हादसे कम हो। फिलहाल 105 करोड़ के लागत से 25 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क का निर्माण PWD के माध्यम से कराया जाना है।
जिसे लेकर सर्वे किया जा चुका है। गढ़वा में शहर की निगरानी के लिए अलग अलग चौक चौराहों पर कुल 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। 15 लाख की लागत से साल 2019 में इन कैमरों को लगाया गया था, लेकिन इनके लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। कारण अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। 30 कैमरों में मात्र 8 से 10 कैमरा ही काम कर रहा है, लेकिन वो भी बिजली जाने के बाद बंद हो जाता है। ऐसे कुछ एक कैमरे हैं जो कि पूर्व में लगाए गए थे, 2019 में लगाए गए थे। कुछ फंक्शनल नहीं है, कुछ एक में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, उसको ठीक करा के हम लोग चाहेंगे कि काम करने लगे। खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को बनवाने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण कई महीनों से शहर में आपराधिक घटनाओं का दौर जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधी पुलिस को हर बार चकमा देने में सफल हो रहे हैं। धार्मिक नगरी गया में तो ऐसे कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। इन दोनों मंदिरों में हर दिन हजारों लोग भगवान विष्णु और बुद्ध के चरण पर पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ दिन पहले तक ये फूल कूड़े में फेंक दिए जाते थे। अब जिला वन विभाग इन दिनों मंदिरों से निकलने वाले इन फूलों से अगरबत्ती बना रहा है। पूजा के दौरान चढ़ाए जाने वाले फूलों की महक अब लोग अपने घरों में भी ले सकेंगे। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्ती को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल पूरे देश में इन दिनों कूड़े का एक बड़ा संकट हो गया है। अब कूड़े को रिसाइकलिंग और अन्य उपयोग करने पर ज्यादा जोर दिए जा रहे हैं। इसी के तहत वन विभाग ने गया जिले में खास पहल की। विभाग ने डुंगेश्वरी वन समिति और फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से अगरबत्ती निर्माण शुरू कर दिया है। इससे मंदिरों में फूलों से लगने वाले कूड़े से निजात मिल गई, वहीं दर्जनों वनवासी को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले फूल और बिलपत्र से वर्मी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये प्लांट बंद हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद हैं और इस वजह से अब फूल और बेलपत्र मंदिरों से नहीं निकल रहे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पावर ग्रिड ने क्रेशर मशीन दिया था, जो यहाँ पर खाद बनाने का काम कर रहा था। किसानों को कम कीमत पर ये खाद दिए जाते थे। जाहिर है किसानों को वर्मी कंपोस्ट का फायदा भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब इसके लिए वैकल्पिक उपाय के प्रयास जारी हैं। पूसा के वैज्ञानिकों के सहयोग से गोबर और कूड़े से जैविक खाद बनाने की पहल की जा रही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता फूल और बेलपत्र वाले खाद से कम होगी। इसे लेकर पूसा केंद्र के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाएगा। मंदिरों में छुआछूत की खबरें जरूर आती रहती हैं, लेकिन हजारीबाग के चौपारण में अनोखा उदाहरण सामने आया, जहां हथिया बाबा मंदिर पशु प्रेम और सामाजिक बदलाव के मंत्र का प्रतीक बना है। यहां मंदिर में गजराज की पूजा की जाती है। वहीं दलित पुजारी होने से जाति बंधन और छुआछूत पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब मिलता है। यहाँ के पुजारी दलित परिवार से हैं और फिलहाल उनकी तीसरी पीढ़ी मंदिर में सेवा दे रही है। इस मंदिर की स्थापना 1973 में की गई थी। मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि जीटी रोड से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों के ड्राइवर यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सड़क हादसों में कमी आती है। खाई में गिरने बाद हाथी का मृत्यु हो गया। खाई में गिरता था और तभी इस मंदिर का आचार प्रचार हुआ और इसका पूजन सेवन हुआ। हथिया बाबा का ये मंदिर लाखों जनों की आस्था का केंद्र और पशुओं से प्रेम करने और छुआछूत को तोड़ने की सीख दे रहा है। घाटशिला अनुमंडल में मूसाबनी प्रखंड के सरहुदा गांव में महिलाओं ने समस्याओं के बीच रोजगार के अवसर खोज निकाले हैं। गांव में न सड़क है, न पानी और न ही स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन ग्रामीण महिलाएं रेशम कीट का पालन कर स्वरोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति बदल रही हैं। गांव की महिलाओं ने गांव में तसर के कुकून से तितली का अंडा तैयार कर उसे बेचना शुरू किया है। इस बार 50,000 कुकून तैयार किए गए हैं, जिससे तितली का अंडा तैयार किया जा रहा है। पिछले साल महिलाओं ने 2 लाख का कारोबार किया था, लेकिन इस बार तितली के अंडे बेचने में परेशानी आ रही है।
इस समस्या की खबर जब बीडीओ को मिली तब उन्होंने गांव में पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही लोगों की हर समस्याओं के समाधान की पहल की बात भी कही है। दानापुर में कोरोना काल के बाद पहली बार तीसरा अंडर 23 राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 34 जिले के 424 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खुद खेल मंत्री इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार खेल को उचित बुनियादी ढांचा मुहैया कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल से बिहार में खेल विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। इसके खुलने से राज्य में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए असीम संभावनाएं बनेगी। इससे प्रमंडल या जिला स्तर पर खेल विश्वविद्यालय से संबद्धता लेकर प्रशिक्षण केंद्र खोलकर खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से लगभग 1.5 साल से कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा, लेकिन कुश्ती प्रतियोगिता से लोगों का जहां मनोरंजन हुआ, वहीं कई नए खिलाड़ी भी उभर कर सामने आए जो आगे जाकर देश और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव